चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। तो कल ये जो क्वेश्चन दिए थे जस्ट एक बार आंसर बोल दो दोनों का और हम लोग मैच कर लेते हैं। मैच कर जाता फिर आगे बढ़ेंगे। इसका कितना आंसर आता है ये बताओ। 4/3 4/3। ओके हाँ ये तो कल आंसर मैच कर ही लिए थे। यहाँ से शायद 4/3 था ना, यहाँ से जी भैया। यहाँ से 4/3 होगा। और वैसे भी दाहिने वाला स्फीयर तुम्हारा भारी है, अगर देख पा रहे हो तो रेडियस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर लाई करेगा क्योंकि शिफ्टेड होगा जिधर हेवियर मास होगी तो उससे भी तुम्हारा 4/3 आर से बड़ा। इसको हटाओ, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर था 2r into 3π/4 plus by 3π into π plus 8। पूरा एलसीएम लो, मतलब को पूरा एलसीएम रखो, ऊपर एलसीएम रखो, डिनोमिनेटर को हटाओ। डिस्टेंस कहां से निकालो ये बताओ जो तुम बोल रहे हो। पी से या उधर इसमें बताओ कहां से, इस डायग्राम में कहां से, ए से या बी से या सी से। या बी से। ओके बी से किधर की तरफ है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ। राइट की तरफ कितना डिस्टेंस है चलो हम तुमको बता देते हैं। जस्ट एक बार मैच कर लेना। ये डिस्टेंस जो निकाला है इसमें वो निकाला है तुमको पॉइंट ए से शायद ये निकाला है डिस्टेंस फ्रॉम एम आर। पॉइंट ए से नहीं आर से निकाला है, इधर से निकाला है, ये वाले से निकाला है शायद R1। हाँ इधर से डिस्टेंस बताया, देख लो दिखाते हैं जस्ट तुमको यहाँ से, वैसे तुम निकाल सकते हो। ये वाले से इधर की तरफ निकाला डिस्टेंस, सी को ऑरिजिन मान के निकाला है तो उसका डिस्टेंस आया है। ये मान लो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है तो उसका डिस्टेंस R जो आया है वो आया है तुम्हारे पास। तुम्हारा आंसर R में से घटा दोगे तो ये वाला मैच करना चाहिए जो हम लिख रहे हैं अभी। πr into 3π/4πr जस्ट लिख लो, मैच कर लेना एक बार जस्ट। πr into 3π+4 जी +4 और डिवाइडेड बाय अपने पास होगा 3 into π + 8। 3 into π + 8। मेरा ए से हम निकाले हैं, ए से। ओके कोई दिक्कत नहीं, तुम खुद दिमाग लगाओ। ए से तुम डिस्टेंस निकालो और ये सी से डिस्टेंस निकाला है तो कितने का गैप होगा खुद से दिमाग लगाओ। बी से सी तुम्हारा आर होगा, ए से सी आर, 2r में से घटा दो तुम्हारा आंसर मैच। इसको अगर हम 2r में से घटा दें तो तुम्हारा आंसर मैच करना चाहिए। तो वही तो तुमको बोले, मतलब वैल्यू डिफरेंट होगा कहां से ले रहे हो, बट सच में सेंटर ऑफ मास है वहीं पे होगा। तो क्वेश्चन वाला हालांकि ये क्वेश्चन पहले ही बोल देते हैं, यह क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे लिख के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है सीधा सीधा, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंसलेस क्वेश्चन होगा, ऑप्शन फिर मैच नहीं करेगा, तुमको बोलेगा क्लियरली क्या ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट बी या फ्रॉम पॉइंट सी, ऐसे बोलेगा। क्योंकि ऐसे पूछेगा फिर इसका आंसर यूनिक नहीं होगा। ये लैंग्वेज ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कभी, ये ध्यान रखना, कभी भी नहीं आएगा। कहां से निकाले वो पता नहीं अपने को, ठीक है ध्यान रखना। डिस्टेंस वगैरह टाउन से पूछेगा और वो कोऑर्डिनेट एक्सेस मेंशन नहीं करता, फिर तुम कहीं से भी निकालो डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो देखना जस्ट अपना कर लेना एक बार, इजी था, जस्ट एक बार मैच कर लेना जस्ट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं डिनोमिनेटर में क्या, मैं डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर तो सब में सेम ही रहेगा ना। डिनोमिनेटर देखो मतलब मेरा डिनोमिनेटर में 3π into π + 8 आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। 3π into π + 8। 3π into π + 8 जी भैया। तो वो तो ऊपर वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा वैसा देखो तो, इसमें तो ऊपर भी पाई आ रहा है।
एक बार चेक करना, ठीक है, एक बार चेक करना, कोई ऐसा नहीं है, एक बार चेक करना, ठीक है, और नहीं ये हो तो हम लोग मैच कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, सही से हम लिखे तो है ना, पाई आर इंटू 3 पाई प्लस 4 अपॉन 3, सही है, यही लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार जस्ट चेक कर लेना, वापस से क्रॉस चेक कर लेना, जो तुम्हारा आंसर आया है उसको 2r में से घटाना, 2r ही ना, हाँ सही है, 2r ही, हाँ 2r में से घटाना, तुम्हारा आंसर मैच करना चाहिए, आना चाहिए, जो भी इसको घटा दे तुम्हारा आंसर आना चाहिए, 2r में से घटाओ, आंसर आना चाहिए, जस्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रहा हो, या हो सकता है इसका भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट इसका उनका कम चांस है, ठीक है, बट देख लेंगे हम लोग, अगर इनकेस नहीं मैच करता है तो, ठीक है, एक बार जस्ट वापस से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है ना, चलो फिर ठीक है, तो देखो आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, इनको तुम बोल सकते हो कैविटी प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड कोई ज्योमेट्री है उसमें से क्या किया, कोई होल जैसा बना दिए, कुछ पोर्शन को क्या किया, निकाल दिए, रिमूव कर दिए, अब बताओ जो बचा हुआ पोर्शन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, तो इसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स। देखो जस्ट इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, अगेन ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, वो बोलेगा कहाँ के रिस्पेक्ट में निकालना है, बट तुम अभी क्वेश्चन ऐसा है कहीं पे ही मानो बता दोगे इसके रिस्पेक्ट में निकालने का, एग्जाम में आएगा तो बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में बताओ या डिस्टेंस बताओ, ऐसा कुछ बोलेगा, चलो ठीक, देखो गौर से इसमें किया क्या गया, होपफुली पहले क्वेश्चन समझो, ज्योमेट्री कैसा है, एक पूरा का पूरा तुम्हारे पास सर्कुलर डिस्क था, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस यही है शायद लगता है, बड़े वाले डिस्क का रेडियस ए है, बिल्कुल सही है, और उसमें से क्या किया गया, ए डायमीटर का एक छोटा सा डिस्क निकाल दिया गया, जो तुम्हें डायग्राम में शो किया गया कैसे निकाला गया, बड़े वाले के लिए रेडियस ए है, और जिस पोर्शन को रिमूव किया गया है उसके लिए रेडियस हो जाएगा a/2, तो सोच के देखो, जब ये नहीं निकाला गया था, इस पोर्शन को नहीं निकाला गया था, ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां पे होगा, बट ये निकालने से क्या होगा, कुछ पोर्शन तुम निकाल दिए, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, होगा क्या, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। अब इसको कैसे निकालें, देखो सबसे पहले दो तरीका है, एक ही चीज को करने का दो अलग अलग अप्रोच है, पहले हम फर्स्ट मेथड बताते हैं किस तरीके से करते हैं, वही चीज को थोड़ा घुमा के भी किया जाता है, पहले हम इजी वाला बात करते हैं, अब हमको इजी लगता है, हो सकता है वो तुमको आसान ना लगे, दूसरा वाला इजी लगे, दोनों बता देंगे। देखो सबसे पहला क्या है, तुम इस चीज को क्या करो, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो जिनका तुम सेंटर ऑफ मास जानते हो, और फिर आराम से डेफिनेशन लगा, तो हम ये बोल रहे हैं, यह चीज को हम क्या करेंगे, जो होल वाला पोर्शन दिया ना उसको पूरा पूरा भर देंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि होल भी भरा हुआ है, हम ऐसा मान लेंगे कि यह होल भी पूरा पूरा फील्ड है, मतलब कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क मान लिया, बट इस हम एक्स्ट्रा क्या कर दिए, वो होल वाले में नहीं था मटेरियल, उसको भी हम क्या कर लिए, ले लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल ले लिए, तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को घटा देंगे अलग से, ये जो तुम देख रहे हो छोटा सा, कितना इसका रेडियस कितना होगा छोटे वाले होल का, a/2, बिल्कुल से a/2। अब समझना गौर से, कितना इसका डेंसिटी है सिग्मा, इसका भी डेंसिटी क्या होगा सिग्मा, बट यह डेंसिटी ध्यान देना, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा माने हैं, यह डेंसिटी हमें हटाना है, तो इस डेंसिटी को माइनस में लेकर चलेंगे, माइनस सिग्मा का मतलब क्या के समझो, इसमें से एक काट के निकाल लिया गया, होल निकाल लिया, कैविटी उसको बोला जाता है, उसको निकाल दिया गया, तो हम बोल रहे हैं निकाल दिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे मटेरियल है, ये पूरा पूरा डिस्क मेरा हो गया, बट हम एक्स्ट्रा इसमें मटेरियल नहीं था वो मान लिए, तो उसको घटा दिए यहाँ पे माइनस सिग्मा लेकर के, कुछ ऐसा हुआ मेरे पास 7 रुपये, उसमें 7 में 3 जोड़ दिए और फिर वापस से 3 घटा दिए, सेम चीज ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, मैथ्स में काम किया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी किया गया। ऐसे क्यों किया गया, ऐसा करने से हमको फायदा ये हुआ कि हम इसका भी सेंटर ऑफ मास जान रहे, इसका भी सेंटर ऑफ मास जान रहे, अब आराम से लगा देंगे कंसेप्ट 2 पॉइंट मास सिस्टम का, तो यह जो भी क्वेश्चन है यह रिड्यूस हो गया
इन दो के कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो भाई इसका तुम सिंपल क्या कर दो, इसके सेंटर पे, यहाँ सेंटर का क्या मान लो, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर मान लो बी, आराम से क्या करो यहाँ पुट कर दो, इसका सेंटर पे ला दो एम ए, और एम ए कैसे निकालोगे, सिग्मा इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली बी को यहाँ पुट कर दो सेंटर पे एम बी, और एम ए और एम बी के बीच डिस्टेंस कितना होगा, जो बोलो, a/2 होगा। बिल्कुल सही, a/2 होगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो छोटे वाले सर इसमें देखना होगा, सेंटर यहाँ है इसका, और इसका सेंटर, बड़े वाले का सेंटर यहाँ पे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, पूरे डायमीटर का आधा, पूरा ये वाला ए है, पूरा ए है, ये वाला a/2 होगा, तो बस हो गया, a/2 हो गया बीच में। अब तुम फॉर्मूला लगा दो, एम ए कैसे निकालोगे, तो जस्ट पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एम ए क्या होगा बताओ तुम लोग, सॉरी एम ए कैपिटल ए है, ये इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इनटू पाई बड़े वाले का है, बड़े वाले का, तो पाई इनटू बड़े वाले का रेडियस कितना है, ए, पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली छोटे वाले का निकालोगे एम बी, तो क्या होगा, यहाँ एम बी पाई इनटू पाई ए स्क्वायर माइनस में लेंगे सिग्मा, ये तुमको ध्यान रखना है। जस्ट इसका मास तुम निगेटिव जैसा कंसीडर करो, बोल रहे हैं ये निगेटिव सेंस हम लोग क्यों लेना, समझ रहे हो ना, इक्विवेलेंसी के लिए माइनस सिग्मा जो में हटाना है, सच में होल में कुछ है नहीं, इसीलिए माइनस सिग्मा इनटू पाई, और छोटे वाले का देखोगे रेडियस है तो ए का आधा होगा, तो a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। बस हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल। अब तुम क्या करो, किसी की जगह ऑरिजिन मान लो, यहीं पे मान लो ऑरिजिन मान लिए, तो एम ए इंटू 0 प्लस एम बी इंटू a/2 डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। बस एम बी जब पुट करना तो माइनस के साथ पुट करना, क्योंकि होल में कुछ था नहीं, हम लोग जबरदस्ती होल को ही फिल कर दिया। क्विकली सॉल्व करो और आंसर बताओ। इसी को ऑरिजिन मान लो, इसी को ऑरिजिन मान लो। एक्सप्रेशन होगा तुम्हारा सॉल्व करने के लिए, सेंटर ऑफ मास का मान लो, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक सेकंड को, यही एक्स एक्सिस है मेरा, मान लो। तो सेंटर ऑफ मास -a/10 है, -a/10। ओके, -a/10 कैसे आएगा, खुद सोचो, 0,0 लिए हैं, और अगर हम ये एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो मेरा राइट साइड पॉजिटिव है, तो कैसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, तो यहाँ से तो पॉजिटिव नहीं जा रहा है, नहीं पॉजिटिव आएगा, नीचे में पॉजिटिव आएगा। हाँ तो करो, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो, लेकिन सॉल्व करो सही से। यहाँ लिख रहे एम ए इंटू 0, मेरा 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, हम नहीं लिख रहे क्योंकि ऑरिजिन पे हो, प्लस एम बी इंटू, एम बी निगेटिव में ध्यान रखना, एम बी हो गया माइनस सिग्मा इंटू πa²/4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए पे, a/2 पे, इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, डिस्टेंस पे एम बी रखा हुआ है, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास करो तो एम ए प्लस एम बी करो, दोनों में सिग्मा कॉमन ले लेना है तो, और ऊपर से कट जाएगा, सिंपल आंसर एक टर्म में आने वाला है। इन दोनों में सिग्मा भी कॉमन ले सकते हो, पाई भी कॉमन ले सकते हो, एम ए प्लस एम बी में a² भी कॉमन ले सकते हो, सिग्मा πa² सबका सब खत्म हो रहा है। मेरा a/6 आ रहा है, कहाँ से डिस्टेंस, कहाँ से निकाल रहे थे, a/6, पता नहीं ये डिस्टेंस कहाँ से निकाला है, देखना पड़ेगा इसे कैलकुलेशन थोड़ा सा। कहाँ से तुम डिस्टेंस निकाले हो, ए से क्या, ए से निकालो डिस्टेंस क्या, ये है, ओके, डिस्टेंस ए से निकाले हो, तो डिस्टेंस कहाँ से लिखा ही नहीं है सही से, वैसे कोई नहीं, हम यहाँ कर ही देते हैं, चलो ये हो गया एमबी। और अगर हम ये करें, हम क्विकली करेंगे, सिग्मा πa² हम खत्म कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम इसी तरह को हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ मेरे पास बचेगा 1 सिग्मा πa² फर्स्ट वाले टर्म में माइनस सिग्मा πa² लेंगे तो 1/4, बस खत्म, 1/4 घटाओगे 3/4 हो जाएगा, a/6 बिल्कुल सही आंसर है। a/6 बिल्कुल सही आंसर है, मतलब यहाँ से
इस पॉइंट से ये पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट से इसके सेंटर से a/6 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा हो। तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा लैंग्वेज कभी नहीं देगा। वो बोलेगा इस जो भी तुम्हारा फिगर है लैमिना, हाँ बोलो। वे नीचे 3/4 ना हो जाएगा। हाँ तो 3/4 हो जाएगा, तो 4 गया ना 4 से। भाई कैलकुलेशन तुम लोग चेक करना खुद। फिर माइनस कहाँ से कटेगा? देखो यहाँ देखो, माइनस कट गया। कैलकुलेशन सही है, माइनस कैसे कटेगा? माइनस ओके सही बोल रहे हो। माइनस का ये बचेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, बिल्कुल सही। माइनस के बाद इसका मतलब ये हुआ यहाँ से सेंटर ऑफ मास अब इधर लाइन नहीं कर रहा, समझो, क्योंकि नेगेटिव मास था, हम लोग का फील है पॉजिटिव मास वाला, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से गलत बोल दिए, निगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ a/6 पे होगा। बिल्कुल सही बोला, अच्छा हुआ ध्यान दिलवा दिए, क्योंकि एमबी हम लोग निगेटिव लेकर चल रहे हैं, खाली जगह वहां पे कुछ था नहीं, हम लोग जबरदस्ती फील कर दिए। वापस से हम लॉजिक को रिपीट कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, सुन लो वापस से। क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फुली पढ़ लिए होगे अभी तक, बट नहीं पढ़ो देख लो। तुम्हें इस लैमिना में क्या किया गया, देखो एक बड़ा सा डिस्क था, उसमें से क्या ये छोटा सा डिस्क को काट के निकाल लिया गया। अगर पूरा डिस्क फिल होता है यहाँ पे ना, ओके चलो, अगर पूरा डिस्क फिल होता है यहाँ पे, पता नहीं आज का कर्सर दिख ही नहीं रहा है इस पे, अगर पूरा डिस्क फिल होता तो हम बोलते सीधा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। बट ये बोला पूरा डिस्क का तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, उस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क काट के निकाल लिए, कैविटी कर दी, मतलब होल जैसा कर दिए। अब बताओ जो पोर्शन बचा होल निकाले उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हम बोले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भाई जो जगह खाली है जहां से काट के निकाला, तुम मान लो वो काट के भी नहीं निकाला गया, उसको भी फिल मान लो, पूरा फिल। और तुम ऐसा मान लेते हो, इसका मतलब तुम वह जगह भी कंसीडर कर लिए जहां पे कुछ मटेरियल नहीं है, जगह खाली है। उसको बैलेंस करने के लिए हम बोल रहे हैं, जो जगह तुम ले लिए हो खाली है, उसको अलग से घटा दो माइनस सिग्मा को लेकर के, निगेटिव मास जैसा कुछ ऐसा हुआ। तुम्हारा 10 केजी वजन था, मान लिए 15 केजी, बाद में 5 घटा दिए आंसर सही करने के लिए। तो वही कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, तुम इस ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब हम इसका भी सेंटर ऑफ मास जानते हैं, आसान है ए पे, और ये भी एक छोटा सा सर्कल है, इसका भी जानते हैं सेंटर ऑफ मास बी पे। तो भाई दो सिस्टम ऐसा कर लिए हम जिन दोनों का सेंटर ऑफ मास हम जान रहे, तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो गया। दिए गए सिस्टम को ऐसे सिस्टम से ब्रेक कर लो जिसमें से हर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता हो डायरेक्टली, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। मान लो मैं कोई भी ज्योमेट्री दिया एग्जाम में, मान लो कोई शेप दे के आया, तुम उसको 4-5 जोन में ब्रेक ऐसे कर लो ताकि हर जोन का सेंटर ऑफ मास तुम जान रहे हो, फिर सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन यही लॉजिक लगा रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली होल का सेंस। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो और देखो, तो दो पार्ट में ब्रेक किए थे तुम और घर पे सॉल्व किए होगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। क्यों ब्रेक कर रहे हो दो पार्ट में, क्योंकि इन दोनों पार्ट स्टैंडर्ड है तुम्हारे लिए, तुमको याद है इन दोनों पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, समझ रहे हो? हाँ तो यही लॉजिक है इसका, ठीक है। दिए गए सिस्टम को तुम ऐसे ब्रेक करो सच दैट उनमें से हर सिस्टम का तुम जान रहे हो। एक क्वेश्चन और कैविटी पे लेंगे जस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगला है इसमें डाला हुआ, तो वापस समझ कैसे किए इक्विवेलेंस। अगर तुमको नहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो, फर्स्ट टाइम में होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा मन में आते रहता है डाउट। चलो ठीक है, फिर इसका निकालना है, जस्ट ट्राई करो, सब लोग खुद ब खुद ट्राई करो, और नहीं अगर फॉलो कर पाए तो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, और अगर तुम कर सकते हो तो खुद से ट्राई करो, हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं, तुम लोग भी सॉल्व करो। मान लेंगे ये होल जो निकाला गया इसमें से ये वाला पोर्शन ये स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ही मान के चलो, स्क्वायर ही है, ये वाला 2r मान लो इसको, ये r है तो ये भी r है, 2r है और इधर भी 2r। एक 4r साइड वाले स्क्वायर में से r रेडियस का हम लोग क्या किए, सर्कल खींच लिए बाहर, काट लिए। बताओ रिमेनिंग जो पोर्शन मतलब सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, तो हम मान लिए भाई r अभी नहीं खींचा गया, ये भी पूरा भरा हुआ है। सिग्मा मान लेना इसका मास डेंसिटी, और वो सिग्मा कट ही जाएगा, इसलिए कोई समय दिया भी नहीं। ये मान लिए पूरा फील्ड है, पूरा फील्ड है 4r रेडियस का स्क्वायर, बट ये पूरा सच में तो फील्ड नहीं था,
तो क्या नहीं था इसमें, एक सर्कल वाला पोर्शन नहीं था, तो उसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस सिग्मा मान लेंगे, बस हो गया खत्म। और इसका रेडियस r, और इसका अपने पास सिग्मा प्लस सिग्मा। यही इस क्वेश्चन का कैच होता है कैविटी प्रॉब्लम्स का। अब अगर हम इसको कहां पे, हम स्क्वायर का जानते हैं सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, जहां पे उसका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, यानी ये वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए। तो यहाँ पे ए पे जो बड़े वाले स्क्वायर का, ये स्क्वायर जो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ए पे, यहाँ पे तो हम इस पूरे स्क्वायर को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, जस्ट इसके सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट से दिखा देते हैं एम ए। यहाँ पे एम ए यानी मास ऑफ स्क्वायर लाई कर रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास हम जान रहे हैं बी। यहाँ पे मास ऑफ जो सर्कल रिमूव किया गया उसका एम बी। ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस अगर देखें तो भाई सर्कल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, स्क्वायर का यहाँ पे, इन दोनों की डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है मेरा, और यह छोटे सर्कल का सेंटर बी है। ए और बी के बीच डिस्टेंस जो है वो आर है। ए एक्चुअली राइट में, बी एक्चुअली लेफ्ट में है, तो जस्ट हम उल्टा ड्रॉ कर दिए, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ड्रॉ करना तो कर सकते हो। ए को यहाँ पे और बी को कहीं यहाँ पे दिखा, लेफ्ट की तरफ, बीच का डिस्टेंस आर। ठीक है, इसका मास ले लेंगे माइनस सिग्मा इंटू सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। इसका लेंगे सिग्मा इंटू सर्कल का साइड है 4r, तो 16r स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। अब जस्ट फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जस्ट भैया ओरिजिन ए पे मान ले, कहीं भी मानो बोले तो तुम जस्ट उनको बोल देना कि हम इसको ओरिजिन माने और यहाँ से इधर की तरफ इतने डिस्टेंस पर लाई कर, ऐसे बोल दो कदम का। हम भी एक कोई ओरिजिन मानते हैं, तुम लोग मान रहे हो तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप ही करना, हम बोलेंगे इनके साथ न्यू हो इस टॉपिक में तो स्टेप बाय स्टेप ही करना ज्यादा सही रहता। और यहाँ से हम निकालें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास एम ए इंटू 0, वो तो 0 हो गया। इसका नेगेटिव मास है माइनस सिग्मा इंटू इसका डिस्टेंस r, तो माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर था और एक आर डिस्टेंस वाला आ गया, आर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। एम ए प्लस एम बी में देखें तो सिग्मा आर स्क्वायर खत्म हो रहा है, तुम सिग्मा आर स्क्वायर खत्म कर सकते हैं जी। तुम लोग करो सॉल्व, लिख नहीं रहे, हम सीधा आंसर लिखेंगे फाइनल, यहाँ सॉल्व करके सिग्मा इंटू आर स्क्वायर खत्म कर दिए, आर पाई बाय आ गया क्या जी। ओके, बोलो कितना आंसर, माइनस पाई आर, यहाँ आर पाई बाय पाई माइनस 16, ओके, डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास एम ए प्लस एम बी होगा। ठीक है, सिग्मा आर का 16 माइनस पाई, ऐसा आ रहा है, जस्ट इसको हटाना है, माइनस को हटाना है, वैसे पॉजिटिव ही था, माइनस में चलो नेगेटिव कोऑर्डिनेट। और इसका सेंस भी तुम्हें निकालने आना चाहिए, कहां पे सेंटर ऑफ मास डायग्राम में विजुअलाइज होना चाहिए। मतलब क्या आया, यहाँ ए है, ए के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आया, इसका मतलब किधर आया, इधर की तरफ, समझ रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव इधर जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव में कोऑर्डिनेट है मतलब इतना डिस्टेंस माइनस में है, मतलब इधर की तरफ, मतलब इस डायग्राम में कहां लाई करेगा तुम लोग बताओ। ये ए है, ए से बी के तरफ लाई नहीं कर रहा है, ए से बी के अपोजिट लाई कर रहा है, इधर इधर कहीं जी। एक्चुअली हम ए और बी को उल्टा यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ए के लेफ्ट में बी लाई कर रहा है, ए के लेफ्ट में बी लाई कर रहा है। और ये डायग्राम बना रहे हो तुम लोग को, इससे कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा करो, ये ए को यहाँ ड्रॉ करो और बी को इधर ड्रॉ करो, जस्ट तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू है मतलब ए से इधर की तरफ नहीं, ए से इधर की तरफ, ये ध्यान रखना। साइंस वगैरह का ध्यान रखना कि तुम किधर पॉजिटिव मानो उसके अकॉर्डिंग होगा। तुम्हें इधर मानना है प्लस एक्स मानना, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम उल्टा प्लस एक्स मानोगे तुम्हारा आंसर ये पॉजिटिव में आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लियो अपना एक्सिस प्लस माइनस, उसके सब मन में ध्यान रखना, हाँ मेरा प्लस इधर है, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आया, तो डिसाइड कर लो, अच्छा प्लस आया तो इधर, माइनस आया तो इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, जस्ट देख लो एक बार, आंसर होपफुली सही होगा। सही, आंसर सही है, आंसर सही है। ये उल्टा एक्स लिया था तो इसका प्लस में आया हुआ था, ठीक है, हम लोग का माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं। भैया बोलो,
अगर हम ओरिजिन स्क्वायर के किसी बॉडी से मान लेते हैं, कहीं पे भी मान लो बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। क्योंकि जब तुम अगर इसको ऑरिजिन मानोगे, देखो बिल्कुल से तुमको बोले कि तुम एक क्वेश्चन ट्राई करना है 2-3 पॉइंट लेकर के, जस्ट क्लैरिटी लेकर, इनकेस कंफ्यूजन हो रहा है। तुम यहाँ पे ऑरिजिन मान लेते हो तो भाई सीधा सा बात है, तुम अब देखो ए पॉइंट के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, और या ए पॉइंट अब देखो तुम अगर, इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो 2 बार कैलकुलेशन करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी करो, वाई कोऑर्डिनेट भी करो, फिर जो पॉइंट आएगा उसको प्लॉट करोगे, देखोगे यहीं पे आ गया जहां पे आना चाहिए था उसको। तो फालतू का तुम इतना कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इन दोनों के लाइंस पे ही लाई करेगा। तो उसी लाइन को एक ही एक्सिस माने क्यों नहीं सॉल्व कर ले, उसी लाइन पे क्यों नहीं ऑरिजिन ले ले। मान लो तुम वहां पे बैठे हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास निकालना है, अज्यूम कर लो हम भी पार्टिकल तुम भी पार्टिकल हो, तो भाई हमारे तुम्हारे ज्वाइन करना लाइन पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास कहीं पे। तो अब तुम बोलोगे हम पटना में ऑरिजिन मान लेंगे, तो बोलोगे मान लो ऑरिजिन, फिर एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि अब ये पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। एग्जांपल से तुमको पता है इसी लाइन के अलॉन्ग लाई करने वाला है, तो क्यों नहीं इसी लाइन को एक ही एक्सिस मानो और एक ही कोऑर्डिनेट में सॉल्व करके खत्म कर दो क्वेश्चन को, बाकी कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। बोलो जी भैया। हाँ, तो तुम कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी लो, लेना है तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में 2-3 बार करना सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ लगता है कि चलो कहीं से भी आंसर आ रहा है, 2-3 पॉइंट चेंज करना, कहीं से करना, सॉल्व करना, कोऑर्डिनेट तमीज से लिखना, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, उसको प्लॉट करना। हर केस में देखोगे तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहा है, बट तुमको प्लॉट करने की कोशिश करो तो सेम पॉइंट पे पहुंच जा रहे हो, ऐसा हो जाएगा, वही पॉइंट पे तुम पहुंचोगे। पॉइंट डिफरेंट नहीं हो, पॉइंट को क्या फर्क पड़ता है तुम कहां से सॉल्व करो, कल भी ये बात बोले थे, वो तो बेचारा जहां है वहां है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये भी हो गया। कैविटी प्रॉब्लम्स का लॉजिक ये पहले बोल देते हैं। इसी क्वेश्चंस को एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम प्रेफर करते थे, ये वाला तरीका हमको उतना सही नहीं लगता, नेगेटिव मास का कांसेप्ट आता था तो, बट रिलेटिवली हमको लगता है यही ज्यादा समझ में आता है स्टूडेंट को फर्स्ट बार में। तो इसी को भी हम रखेंगे, उसको पहले प्रैक्टिस करना इस तरीके से, फिर बाद में उस तरीके को बताएंगे। ठीक है, चलो फिर अब चलो इसके बाद जस्ट हम कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे, लिखना हो तो लिख सकते हो और बताना है तुम लोगों को ट्रू है या फॉल्स। ये तो इजी है, देखो एक दे रखा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ, टर्म को बता दे जस्ट। स्टेटमेंट है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, ट्रू या फॉल्स। किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही लाई करेगा, कोई जरूरी है क्या? फॉल्स है, बाहर भी सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाकर सॉल्व करने पे कोऑर्डिनेट बाहर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं सोचना कि उसके अंदर ही लाई करेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक टर्म इसमें आया है रिजिड बॉडी, उसको मैं जस्ट बता दें, हालांकि रोटेशन में हम बताने वाले थे इसका मतलब, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मतलब समझ लो। एक टर्म है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या हुआ देखो बता दे, कोई भी बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी, ठीक है, इस बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है, रिजिड बॉडी बोलने का मतलब क्या होता है वो समझो। यह जब मोशन करे ना, यह जब मोशन करे तो किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, मतलब वेरी ना करे टाइम के साथ। नो सुन पाएगा नहीं पता नहीं, इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, सुन पाएगा हम क्या बोले। रिजिड बॉडी का मतलब वह पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो कोई भी दो पॉइंट का, अगर एक सेकंड को बोलना चाहो तो ये तुम बोल सकते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल मूव नहीं कर रहा हो, बोलेंगे रिजिड बॉडी है। मतलब ये दो है इतने गैप पे कि हमेशा इतने के ही गैप पे रहे, पार्टिकल कितना भी घूमे इधर उधर जाए, बट कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो रहा हो। रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा मतलब बोल सकते हो कि वो डिस्प्लेसमेंट उनका रिलेटिव नहीं हो पा रहा है। ऐसा बॉडी आइडियल होता है, सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम ही अगर मूव करते हो तो तुम्हारे हाथ का और सर का देखो अभी डिस्टेंस क्लोज है,
कुछ देर बाद ज्यादा हो गया, कहाँ है, रिजिड बॉडी नहीं है, रिजिड बॉडी मोशन नहीं है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है, जस्ट लिखना हो लिख लो, वैसे वहां पे हम आगे बताने वाले रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, बट ठीक है, जस्ट अभी वहां गया तो बता। रिजिड बॉडी मतलब वैसा बॉडी जिनके हर पार्टिकल के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो एट एवरी इंस्टेंट। चलो ये जस्ट टर्म बता दिए, कुछ स्टेटमेंट पे आते हैं, जाके बुक में पढ़ना रिजिड बॉडी। अच्छा बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए होने वाला नहीं है, बट जस्ट बता रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। रिजिड बॉडी मतलब रिजिड है, वो पूरा रिजिड है, कोई भी दो चीज आपस में मूव ही नहीं कर रहा, रिजिड है, थोड़ा सा भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है दो पार्टिकल के बीच। नो रिलेटिव मोशन बोल सकते हो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी, सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहे तो। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ध्यान रखना, ये बॉडी मूव करेगा, वो मोशन हो रहा है, बट एक पार्टिकल के दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है मोशन। इसका मतलब ये हुआ एक पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा, रिलेटिव कोई भी पार्टिकल, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ, अगला स्टेटमेंट है, सुनना। द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइक एग्जिस्ट करता है किसी बॉडी के लिए, सिमेट्री का मतलब बताया जिसके अबाउट वो सेम दिखे दोनों तरफ, तो सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करेगा। बताया थे तुम लोगों को, पॉइंट ही डायरेक्ट लिखवाए हुए थे कि हाँ भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है, अगर सिमेट्री तुम्हें दिख रहा है तो उसी एक्सिस पे लाई करेगा। तुम यहाँ पे ही बोल सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो, देख पा रहे हो, देखो यहाँ, पता नहीं आजकल कर्सर हमको दिख नहीं रहा यार, ये वाला अगर देखो, ये वाला लाइन अगर देखें हम, बिल्कुल ये वाला लाइन अगर देखें तो इसके अबाउट ये क्या है, क्या है, सिमेट्रिकल है। बट तुम जो मन में सोच रहे थे ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, इसके लेफ्ट में होल है, राइट साइड में कहाँ होल आ रहा है, पता नहीं समझ पाए कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं। सुन पा रहे हो तुम लोग हमको? बीच में आवाज कट गया था। हाँ वही हमको भी लग रहा था। हम ये बोल रहे हैं इस वाले केस में, अगर इस एक्सिस के अबाउट देखो तो ऊपर में जैसा तुम्हें दिख रहा है, जस्ट नीचे उसका ऐनक में इमेज बन रहा है, वैसा कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक वैसा लाइन पढ़े होगे 4-5 में, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ होता था, ट्रायंगल वगैरह में कितना होता है, ऐसा कुछ आता था, हमको ध्यान है। तो एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट जो दो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, वहां पर ऐनक रख दो तो ऊपर वाले पोर्शन का इमेज जैसा नीचे बनना चाहिए। तो इस केस में हम ये बोल रहे हैं ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बट ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? ये कौन सा है? कौन सा? रुक जाओ इसको थोड़ा क्लियर। सुन पा रहे हो क्या? जी भैया। ओके देख लो, जस्ट सिमेट्री का जस्ट बोल देते हैं, वैसे बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं होगा बट फिर भी थोड़ा सा तुमको आइडिया रहना चाहिए। देख लो हम जस्ट एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करेंगे। बस देख लो, वही रेक्टेंगल वाले क्लियर कर देते हैं इनकेस अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो हम ये बोल रहे हैं, इंटरनेट ही अनस्टेबल हो जा रहा है यार। मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, दूसरा डायग्राम यहाँ बनाए, रेक्टेंगल में से एक सर्कुलर होल कर दिए, सेम वो वाला डायग्राम जो क्वेश्चन था तुम्हारा भी, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। तुमसे हम पूछे इस रेक्टेंगल में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो तुम बोलोगे पहला तो ये भी है, लेफ्ट में जैसा जस्ट उसके राइट में, 4 है। बिल्कुल सही, इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तीसरा तुम बोलोगे इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल है वही नीचे है, सिमिलरली इसके अबाउट 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। और चूंकि सिमेट्रिकल है तो तुम जानते हो जिस भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उस एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ये चारों लाइन पे लाई करना चाहिए, मतलब किस पॉइंट पे लाई करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास भाई यहाँ पे
इस पे भी लाई करे, इस पे भी लाई करे, सेम लॉजिक होता है स्फीयर सबका। तुम देखो पूछे स्फीयर का क्यों ज्योमेट्रिकल सेंटर लाई, तुम बोलना स्फीयर जो होता है हर एक डायमीटर के बाद सिमेट्रिकल होता है, तो भाई हर डायमीटर पे लाई करे, मतलब हर डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करे, सेंटर पे लाई करे। कोई पूछे डिस्क होता है उसका सेंटर पे क्यों लाई करता है, बोलना 2 डायमीटर ले लो, दोनों डायमीटर के बाद सिमेट्रिकल है, दोनों पे लाई करेगा, दोनों पे लाई तभी करेगा जब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सिमेट्री वाला कांसेप्ट लगा के तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम वही आए तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके ऊपर देखो जैसा है जस्ट उसका नीचे इमेज बन रहा है। बट अब तुम जो अगर बोलोगे कि ये वाले लाइन का हमको सिमेट्रिकल दिख रहा है, हम बोलेंगे नहीं इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं तो अगर इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल हो जाता तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इस केस में भी हम बोल देते यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सीधा सीधा बोल दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करके सेंटर ऑफ मास। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर तुमको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है फिर तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है भाई सेंटर ऑफ मास के लिए, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आंसर बोल दो सेंटर ऑफ मास होगा। इस क्वेश्चन में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो क्या होगा ऊपर होल लाई कर रहा है नीचे होल नहीं लाई कर रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके साथ तुमको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो तुम सिर्फ ये बोल सकते हो कि हाँ भाई इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अब इसमें कहाँ लाई करेगा हमें नहीं पता, सॉल्व करना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पता होता है रेक्टेंगल में, तो कहाँ रेक्टेंगल तुमसे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि भाई रेक्टेंगल का बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, उसको पता है कि भाई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में एग्जिस्ट करता है, सीधा ड्रॉ करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आंसर रिपोर्ट कर देगा, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो फुली समझ गए। चलो ठीक है, 2 पॉइंट और जस्ट ट्रू फॉल्स का। If all the particles of a system lie in yz plane, if all the particles of a system lie in yz plane, y और z वाले प्लेन में अगर सारा पार्टिकल लाई करता है किसी ऑब्जेक्ट का, then x coordinate of the center of mass is 0। अगर yz प्लेन में पार्टिकल है सारा का सारा, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी किस प्लेन में होगा, उसी प्लेन में होगा। ये पहले पॉइंट तो तुम सीधा जानिए, अगर कोई सिस्टम प्लेनर है, कोई भी सिस्टम प्लेनर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में लाई करेगा, उसके बाहर नहीं लाई करेगा। तुम अपने पेज में कैसा भी प्लेनर फिगर ड्रॉ कर लो, उसका सेंटर ऑफ मास पेज में ही लाई करेगा, पेज के बाहर नहीं लाई करेगा। जस्ट लिखना तो लिख लो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए को प्लेनर, या प्लेनर भी लिख सकते हो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेनर मास डिस्ट्रीब्यूशन, planar mass distribution must lie in the plane of must lie in the same plane, ऐसे लिखो डायरेक्टली, must lie in the same plane, उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में तुम्हारा सिस्टम पड़ा हुआ है। 2D वाला कोई भी सिस्टम बनाओ, डिस्क बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, सबका सब उसी स्क्वायर में ही लाई करेगा, उसके बाहर नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पेज में ड्रॉ किए प्लेनर और वो पेज के बाहर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, इसी को घुमा के बोलेगा कोई सिस्टम अब XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो भाई अगर XY प्लेन में लाई कर रहा है, कोई भी प्लेन हो, XY हो, YZ हो, कुछ भी नाम दो, नाम जो देना, प्लेन ही है ना, प्लेन है तो उसके अंदर ही सेंटर ऑफ मास होगा। और तुम जानते हो अगर YZ प्लेन है या XY प्लेन है, तो XY प्लेन में तुम लाई अगर कराओगे उसका Z कोऑर्डिनेट नहीं होने वाला, 0 होने वाला, वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सेम पॉइंट को प्रेजेंट घुमा के किया गया। बोलेगा कोई सिस्टम है वो लाई कर रहा है किसी प्लेन में, मान लो बोलते हैं XZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो XZ प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, खत्म, उसी में लाई करेगा, सिंपल पॉइंट। और कुछ बस तुमको बस बेसिक पता होना चाहिए। इनके 1-2 पॉइंट ऐसा कुछ बनता है इनकेस बोलो, तो जनरली किया जाता है। कभी-कभी तुम देखोगे पेपर में जाओगे नया तुमको मिलेगा कोई पॉइंट, खासकर जे एडवांस का बता रहे हैं, तो तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तुमको सारा पॉइंट टीचर क्लास में नहीं लिखवा सकता, कुछ पॉइंट वहां पे नया आएगा, तुमको वो लॉजिक सीखना है कि हमको नया पॉइंट अगर आता है तुम कैसे उसको लॉजिक से लिंक करेंगे और सॉल्व करेंगे। इनकेस अगर नया पॉइंट कहीं पे है तो तुम खुद से सोचने का भी हैबिट डालो, और कोई नया पॉइंट है तो जो तुम्हारे पास नॉलेज है उसका यूज करो। ठीक है, चलो फिर हो गया। फिर इसके साथ ही तुम्हारा मतलब सेंटर ऑफ मास निकालने वाला सब जो वो खत्म हो जाता है। जो भी स्टैंडर्ड शेप वगैरह अगर बहुत सारा तो नहीं है, 5-6 साथ ही है, जस्ट करना क्या उसको लेकर के एक पेज पे जस्ट सेंटर ऑफ में डेरिवेशन नहीं 4-5 का जस्ट डायग्राम बना करके कहाँ पे सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लो तुम अगर इसका कर रहे हो ऐसा बना करके जस्ट एक पेज पे, मान लो तुम्हारा था रिंग था, ऐसा बना करके जस्ट एक पेज पे अपने रूम में चिपका सकते हो। यहाँ से सेंटर हो गया, यहाँ से तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कितने पे लाई कर रहा है 2r/5 पे।
ऐसे कर करके सेमी सर्कुलर रिंग, नीचे इसका नाम लिख देना कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर मास यहाँ पे होता है। जस्ट रूम में जहाँ पढ़ते हो मोस्टली वहाँ पे जस्ट चिपकाना, ये हो गया तुम्हारा सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, 4-5 जो भी कॉन्फ़िगरेशन था। ट्रायंगल का भी तुम लोग देखे, ट्रायंगल का दिए थे तुम लोग होमवर्क में, तुम लोग कियो मैं जो कल दिए कुछ ट्रायंगल वाला। हाँ भैया हाँ बोलो, सुन रहे तो कल दिए ना सेंटर मास ऑफ ट्रायंगल निकालने। हाँ हाँ तो वो बस समझा दे ट्रायंगल लैमिना वाला। हाँ लैमिना तो मतलब क्या होता है समझ जाओ। triangle- लैमिना मतलब हो गया 2D सिस्टम को बुलाता है लैमिना, उसको कोई नया टर्म मत समझना। लैमिना मतलब वो एक प्लेन में लाइक कर रहा है, 2 डायमेंशनल सिस्टम, लैमिना उसको बोला जाता है। लैमिना मतलब प्लेनर सिस्टम, खत्म। 3D में नहीं, वो 2D में। ये तुम्हारा ट्रायंगल था, बेस कुछ भी दे रखा था, हम तुम्हें बोल रहे थे देखो और से 2 बार था। पहले तो ये समझ लो, एक पॉइंट बोल दे यहाँ पे कि सुन लो, यहाँ कल तो तुम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का किए थे, बट हम बोल रहे हैं कोई भी ट्रायंगल का, जनरल ट्रायंगल का बात कर लेते हैं, खत्म कहानी, फिर तो सारा ट्रायंगल कर लोगे। किसी भी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे लाई करता है, जहां पे उसका तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है। लिख लो जस्ट, अगर लिखना द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल coincides with its centroid. The center of mass of a triangle coincides with its centroid. तो तुम यह पॉइंट अगर जानते हो तो मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला के भी काम चला सकते हो ट्रायंगल वगैरह का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 जानते हो कोऑर्डिनेट होता है, 2:1 रेशियो में बांटता है, मीडियन वगैरह ध्यान हो सेंट्रोइड को। वो लॉजिक कहीं लगता है, मतलब ये नहीं बोल रहे फिजिक्स बताने में, बट ये सब तुमको ध्यान रखना है एज ए मैथ्स स्टूडेंट अगर बात करें तो, नहीं भी ऐसा काम आ सकता है। तो तुम वो अगर यूज करते ना तो कुछ इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता, अगर तुम्हें ये पता होता तो कल के क्वेश्चन में देखो कैसे। कल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए थे हम लोग, तीनों मीडियन ड्रॉ कर दो, मीडियन ड्रॉ कर दो, तुम्हें दे रखा था, गौर से ध्यान देना। आइसोसेलेस में क्या होता है, जो दो साइड इक्वल होता है उनके सामने और मीडियन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर का भी काम कर देता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। और ऑब्वियसली बाकी दोनों में मीडियन होगा तो ये सभी बाइसेक्ट करेगा। तीनों मीडियन में ड्रॉ कर दिया और कुछ नहीं किया, तीनों मीडियन ऑब्वियसली बात है सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये पूरा तुम्हें दे रखा था क्वेश्चन में h, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा तुम्हारा हाइट था h। अब तुम जानते हो यहां से 2:1 रेशियो में होता है, 2:1 बांट दो 2:1 में, तो नीचे वाला पार्ट कितना आएगा, 1/1 + 2 × h, h/3 नीचे से होगा सेंट्रोइड, खत्म। बिना इंटीग्रेशन का सॉल्व हो गया, बट इंटीग्रेशन से भी तुमको आना चाहिए, इंटीग्रेशन से भी करने आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। इजी था, वैसे इंटीग्रेशन से भी करना, देख लो। इतना मीडियन था, हम लोग क्या किया देखो, यहाँ से y डिस्टेंस पे x जहां से भी जाना है क्लियरली दिखा दो, तुम y किधर से ले रहे हो, ऊपर से y ले रहे हो, जैसे मनीषा की थी नीचे से y की थी, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से y लोगे तो आंसर नीचे से आएगा, जहां से लेना वहां से लो। हम ऊपर से y डिस्टेंस पे गए, इसको मान लिया ऑरिजिन, एक सेकंड को, नीचे से अगर y लेते तो तुम्हारा ऑरिजिन नीचे होगा, जहां से लेना ध्यान रखना है तुमको, बस y पे आए, छोटा सा स्ट्रिप लिए, ये स्ट्रिप रड जैसा बिहेव करेगा। अब यह स्ट्रिप हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालोगे, तो यह थिकनेस dy इंटू इसका पूरा लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ कैसे निकालोगे, तो भाई सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये पूरा तुम्हें पता था 2r, तो ये वाला r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। अब तुम ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होगा, ये पूरा हाइट h है, तो देखो लिखेंगे यहाँ, ये तुम्हारा कुछ मान लो डिस्टेंस में ये वाला लेंथ नहीं पता है, इसको मान लेते हैं, सेकंड को हम कुछ मानना है मान लो, जस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मान ली l लेंथ, l हमें निकालना है, तो l/r इज इक्वल टू y अपॉन पूरा हाइट, और यहां से तुम l निकाल लोगे yr बाय h,
ये तो वाई आर बाई एच है, बट वाई आर बाई एच दाहिने तरफ भी है और बाएं तरफ भी है, इधर भी है। ये टोटल लेंथ हो गया 2 इंटू वाई आर बाई एच, इसका थिकनेस हो गया dy, ये हो गया एरिया इंटू सिग्मा, मास हो गया, इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, हम चूंकि ऑरिजिन यहाँ पे माने तो हम ये वाला लेंगे y इंटू y, इंटीग्रेट कर देंगे। y मेरा 0 से लेकर नीचे तक कहां तक जाएगा, h हाइट तक, 0 से h, 0 से h खत्म करना। तुम्हारा आंसर, मेरे केस में कितना आंसर आएगा पता है, तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो मेरा आंसर आएगा 2h/3 ऊपर से जी भैया। तो तुम लोग नीचे से सॉल्व किए, तुम लोग का h/3 आ रहा था, ऊपर से सॉल्व किया मेरा 2h/3 है, क्या फर्क पड़ता है, बोलने का मतलब सेम ही। हम वहां से बोलेंगे कि हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो 2h/3 पे नीचे लग रहा है, तुम बोलोगे नीचे से h/3 लग रहा है, सच में वो सेम ही पॉइंट होगा जब दोनों आदमी प्लॉट करेंगे। तुम भी प्लॉट करोगे तो वहीं पे पहुंचोगे, हम भी प्लॉट करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो बस ये रड से यूज किया, ध्यान रखना, ये रड का कंसेप्ट यूज किया, पूरा रड है और ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ इस पूरे रड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करता है रड का नाम, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन देखो होता क्या बताते हैं, ये वाला चीज एलिमेंट जो है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आता है। हम लोग को भी सडन नहीं आता, हम अपना ही बताते हैं, सडन नहीं आता। तुमको शुरुआत में क्या करोगे तो तुम लगे कुछ कुछ कर रहे फील नहीं आएगा, बट करते 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 आसान महीना 2 महीना तक करते हो, फिर तुमको ऐसे पूरा लगेगा कि मतलब ऐसे ही हो जाता है, आंख बंद कर भी करोगे तो सही हो जाए। बट स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, हमको भी हुआ था, ध्यान अभी तक हमको अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मतलब प्रैक्टिस करना, करते करते बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, पहले ही बोल देते हैं, फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैट, 12th के फिजिक्स का लगभग 30% पोर्शन है, 25% तो बोल ही सकते हो, 12th का 25% फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट ही है, और क्वेश्चन उससे बहुत आता है, उसमें भी ये सब इंटीग्रेशन चार्ज वगैरह पे करना होगा, सेम लॉजिक वहां पे भी स्फीयर आएगा, सिलेंडर आएगा, ये सर्कुलर आएगा, सेम लॉजिक होगा, सिर्फ मास की जगह तुम क्यू लिखा करो, सेम चीज रिपीट होता है, जिसका यहाँ पे क्लियर हो रहता है वहां पे उसको धरले से समझ में आ जाता है, टाइम नहीं लगता। रोटेशन में भी यूज करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, अगर जस्ट देखोगे बुक वगैरह तो इसलिए बहुत यूज होने वाला है। एलिमेंट लेने का कंसेप्ट फिजिक्स में बहुत रिपीट यूज होता है, और इस चीज का यूज करके तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रापेजियम वगैरह का एरिया निकालना प्रूफ हो जाएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू वाइड, इस सब चीज से। फ्रस्टम का वॉल्यूम वगैरह का फॉर्मूला पढ़ोगे 10th क्लास में, प्रूफ पे नहीं ध्यान दियोगे, करना बेसिक एलिमेंट से, वो सारा प्रूफ हो जाता है। सर्कल का वॉल्यूम 4/3 पावर क्यूब होता है, प्रूफ हो जाता है इससे, सारा चीज तुम प्रूव कर सकते हो, इसको अप्लाई कर पा रहे हो तो जितना भी 9th 10th में सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़े एलिमेंट ले लेकर प्रूव कर सकते हो इंटीग्रेशन। चलो ठीक है फिर, ठीक है। अब ऐसे धीरे इसके साथ तुम जैसे जैसे मीटिंग एंड होने वाला, हमको वापस से लिंक भेजना पड़ेगा, हम भेज देते हैं, 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।